आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। ये सारी चीज़ें एक डायग्राम से हो जाएगी। क्रस्ट, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर क्रस्ट, एक होता है लोअर क्रस्ट। अब ऐसे कोई लाइन खींची हुई नहीं है पृथ्वी पर कि ये अपर क्रस्ट है, यहाँ से ख़त्म हुई और ये लोअर क्रस्ट, लेकिन हमने एक वो उनको डिवाइड किया है डेंसिटी के बेस पर कि नीचे जो जाते जाते हैं हम पृथ्वी के अंदर, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स कैसे चेंज होती जाती है ना, और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स कैसे चेंज होती जाती है, उसके हिसाब से हमने पृथ्वी को कुछ लेयर्स में बांट दिया है ना। देखो, हमने तो पृथ्वी को भी लेयर्स में बांट दिया यार। आप जाति और धर्म की बात कर रहे हो, पृथ्वी को भी हमने बांट दिया। देखो भाई, अपर लोअर क्रस्ट, उसके बाद अपर मेंटल लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर इनर कोर। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, पूरी क्रस्ट जो आपकी है ना, कुल मिलाकर क्रस्ट जो है जहां आप बैठे हो अभी, वो क्रस्ट है ना। क्रस्ट एकदम सॉलिड होती है पूरी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मेंटल जो है, मेंटल का अपर पार्ट होता है लिक्विड, अपर पार्ट होता है लिक्विड जिसे बोलते हैं एस्थिनोस्फीयर, एस्थिनोस यानी वीक। और जो लोअर पार्ट है मेंटल का, वो सॉलिड होता है। जो आपकी क्रस्ट है वो जहां आप बैठे हो वहां से पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर तक होती है, और जो मेंटल है वो अगले 2900 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद बिगिन होती है आपकी कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज होता है। तो जब बिल्कुल सेंटर में जाएंगे पृथ्वी के, तो जो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो मटेरियल है वो कंप्रेस्ड होकर सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? देखो भाई, एक लेयर खत्म हुई, दूसरी लेयर शुरू हुई, यानी कुछ डिसकंटिन्यू हुआ और कुछ नई शुरुआत हुई, तो उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं, आप नाम से जानते हैं, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद लोअर क्रस्ट जहां खत्म हुई और अपर मेंटल शुरू हुई, इसको आप जानते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। यानी मोहो से ही मेंटल की शुरुआत हो गई, मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अपर मेंटल यानी कि एस्थिनोस्फीयर जहां एंड हुआ, वहां से बिगिन होगी आपकी लोअर मेंटल, है ना, जो कि सॉलिड है। मैंने आपको क्या बताया था? अपर मेंटल यानी एस्थिनोस्फीयर सेमी लिक्विड है, और लोअर मेंटल सॉलिड है। जो आपका वोल्केनोस का लावा होता है वो एस्थिनोस्फीयर से ही होकर जाता है। वोल्केनोस को लावा की सप्लाई कौन करता है? एस्थिनोस्फीयर, है ना। चलिए, अब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल जहां खत्म हुई और लोअर मेंटल शुरू हुई, इसको बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आता है लोअर मेंटल जहां एंड हुआ और आउटर कोर की शुरुआत हुई, इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो लास्ट वाली है आपकी, यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो लाइन है, जिसको आप इमेज में भी देख पाओगे, ये वाला जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको आप बोलेंगे लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये गिवन नेम है, इनमें समझने की कोई बात नहीं है, इनको तो याद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो याद हो सकता है, तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, CM रोकर गया चॉकलेट लेने। हो गया ना। ये आपका पृथ्वी के ऊपर से लेकर नीचे तक के सीक्वेंस में मैंने आपको डिसकंटिन्यूटीज बता दी। आगे समझ में? काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखना कि इनको याद कैसे रखना है। ये हो गई बात इन चीज़ों की। अब थोड़ा डीप जाते हैं भाई कि क्रस्ट क्या होती है। हमने देख लिया कि क्रस्ट जो होती है उस पर आप बैठे हैं, और ये पृथ्वी के ऊपर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। क्रस्ट के नीचे शुरुआत होती है एस्थिनोस्फीयर की, जो कि सेमी लिक्विड है, और
वोल्केनोस को लावा की सप्लाई देता है। एस्टिनोस अपर मेंटल का पार्ट है, और अपर मेंटल जहाँ खत्म होती है उसके बाद लोअर मेंटल शुरू होती है। एस्टिनोस्फीयर सेमी लिक्विड है, लेकिन लोअर मेंटल सॉलिड है, और जहाँ मेंटल खत्म होती है वहाँ से कोर की शुरुआत होती है। आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। अब क्रस्ट में हम दो चीज़ों की बात करें। देखो, एक जो आप बैठे हैं जिस पर, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जहां पर मछलियां तैर रही हैं वो है ओशनिक क्रस्ट। सही है क्या? गलत है भाई। मछलियां तैर रही है, वो जो पानी जहां एंड होगा ना डीप ओशन में, वहां से शुरुआत होती है ओशनिक क्रस्ट की। ठीक है, यानी पानी के अंदर जो जमीन है वो ओशनिक क्रस्ट कहलाएगी, और आप जहां बैठे हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सिंपल सी बात है। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि देखो, ये मेरा रहा हिमालय पर्वत, यहाँ से गया मैं, है ना, ये है नॉर्थ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ, तो गया मैं, और श्रीलंका के और इंडिया के बीच में जाकर, है ना, कन्याकुमारी से मैंने समुद्र में छलांग लगा दी, है ना। यानी छलांग लगाई मतलब समुद्र नीचे है ना भाई, समुद्र नीचे है, यानी उसके अंदर जितना पानी है उसके भी अगर अंदर जाएंगे तो उसके बाद शुरुआत होगी क्रस्ट की, है ना। यानी जो आपका इतना पार्ट है ये ज़्यादा मिला हुआ है कॉन्टिनेंटल को, है ना, क्रस्ट के तौर पर। यानी भाई सिंपल सी बात है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई ज़्यादा होती है, गहराई, और ओशनिक क्रस्ट की गहराई कम होती है ना। अच्छा, एक बात और कि जब मैं बात करता हूँ माउंटेन की क्रस्ट सबसे ज़्यादा होती है। माउंटेन में हिमालय की जो क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर तक गहरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में भिड़ती हैं तो माउंटेन का ओरिजिन होता है, ये आपको पता है। दो प्लेटें आपस में भिड़ती हैं तो माउंटेन का ओरिजिन होता है। जब दो प्लेटें भिड़ती है तो इतना प्रेशर एक दूसरे पर डालती है कि जो मटेरियल है वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई रास्ता है कि भाई तो ऊपर ही जाएगा, नीचे आने नहीं दिया जा सकता, है ना। किसी दो चीज़ों को आप प्रेस करेंगे तो वो दोनों दिशाओं में प्रेस होगी ना, तो ये मटेरियल ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। यानी जितना पार्ट आपका माउंटेन का ऊपर होता है उससे ज़्यादा पार्ट अंडर होता है, समझे। यानी यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो माउंटेन है ये क्रस्ट ही तो है, इसलिए जो माउंटेन की जो क्रस्ट होती है वो काफ़ी गहरी होती है। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैंने आपको बता दिया क्रस्ट के बारे में, है ना। मेंटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेंटल के बारे में मैंने आपको क्या बता दिया? सब कुछ बता दिया। एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थिनोस्फीयर। एस्थिनोस्फीयर जहाँ खत्म होता है वहाँ से लोअर मेंटल की शुरुआत होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। और लोअर मेंटल सॉलिड स्टेट में, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये क्लियर हो गया है। यानी कि सियाल सीमा नीफे आपका क्लियर हो गया। सियाल सीमा नीफे आपका क्लियर होगा। क्या बोला मैंने? सियाल सीमा नीफे क्या होता है भाई? देखो, सियाल सीमा नीफे क्या होता है? ये है आपकी क्रस्ट, ये है आपका मेंटल, ये है आपका कोर। यानी जो क्रस्ट होती है उसमें आपकी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सियाल भी बोलते हैं, शॉर्ट नेम, सिंपल सा। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सीमा बोलते हैं। और कोर के अंदर निकल और फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है, फेरस यानी लोहा, इसलिए इसे निफे भी बोलते हैं। समझ आ गया? ध्यान में रखना। चलो चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम वोल्केनोज। वोल्केनोज को मैंने बताया आपको कि वोल्केनोज को लावा की सप्लाई होती है एस्थिनोस्फीयर से, जो कि अपर मेंटल का पार्ट है ना। ये और लोअर मेंटल जो होती है वो तो सॉलिड होती है, पता है आपको, ठीक है। और कहाँ तक होती है मेंटल? 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक। उसके बाद बिगिन हो जाती है कोर, जिसमें से आपका आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। ये आपकी चीज़ें वापस से रिपीट हो गई। चलिए अब देखते हैं वोल्केनोज का इरप्शन कैसा होता है।
वोल्केनोस क्या है? जब पृथ्वी को गुस्सा दिखाना होगा, हर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, जब पृथ्वी को गुस्सा आता है तो पृथ्वी वोल्केनोस के जरिए दिखाती है। एस्टेनोस्फीयर जो है वो सेमी सॉलिड है ना, यानी सेमी लिक्विड है। समझ गए बात? बात तो सेम है ना यार, सेमी सॉलिड है यानी सेमी लिक्विड है। चलो, तो वहां से जो लावा है, बेसिकली लावा नहीं है वो मैग्मा है। देखो सिंपल सी बात है कि जब गर्म चीज जो मोल्टन रॉक्स हैं, पिघली हुई चट्टानें जब पृथ्वी के अंदर होती है तो उन्हें कहा जाता है मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाती है तो उन्हें कहा जाता है लावा। सेम चीज है, नाम अलग है। अब वोल्केनोस को सप्लाई देता है एस्टेनोस्फीयर, है ना। ये रहा आपका एस्टेनोस्फीयर, उनको सप्लाई देता है। अंदर जब होता है तो मैग्मा कहलाता है, लिक्विड मोल्टन रॉक्स, और जब बाहर जाती है तो लावा कहलाती है। उनमें क्या क्या चीज़ें और हैं जो लावा के साथ बाहर आती हैं? तो नाइट्रोजन की गैसेस, सल्फर की गैसेस, क्लोरीन की गैसेस एंड हाइड्रोजन एंड आर्गन की गैसेस भी बाहर आती हैं। वोल्केनोस के टाइप देखेंगे कि वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है शील्ड वोल्केनो, दूसरा होता है कंपोजाइट वोल्केनो, तीसरा होता है कैल्डेरा, चौथा होता है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ये बेसाल्ट क्या होता है? बेसाल्ट का मतलब है ऐसा लावा जो फ्लूइड हो, यानी जो ज़्यादा दूर तक बह सकता हो। तो इसी से शील्ड वोल्केनोस की निर्माण भी होता है। देखना ध्यान से, शील्ड वोल्केनोस क्या होते हैं। ये नाम कहाँ से आया शील्ड? देखो वॉरियर की जो शील्ड होती है वो ऐसे होती है ना, फ्लैट, वैसे ही ये वोल्केनोस भी होते हैं फ्लैट। दिख रहा है आपको? देखो सेकंड इमेज के अंदर कितना फ्लैट है ना। तो शील्ड वोल्केनोस फ्लैट क्यों होते हैं? फ्लैट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर से जो लावा निकलता है वो बेसिक लावा होता है। बेसिक लावा से मतलब क्या मेरा? देखो लावा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एसिडिक लावा जिसमें कि सिलिका की मात्रा होती है, और एक होता है बेसिक लावा जिसमें सिलिका की मात्रा थोड़ी होती तो है लेकिन उतनी नहीं होती है ना। सिलिका क्या करता है? सिलिका एक विस्कस एलिमेंट है, यानी थोड़ा गाढ़ा होता है। जैसे शहद और वाटर को देख लें तो शहद क्या होता है, अगर उसको कहीं आप बहाओगे तो वो उतना तेज़ी से नहीं बहेगा जितना पानी बहता है, यानी शहद की विस्कोसिटी हाई होती है। ऐसे ही एसिडिक लावा की विस्कोसिटी हाई होती है क्योंकि उसमें सिलिका होता है, इसलिए वो धीरे धीरे बहते हैं। बेसिक लावा क्या होता है? जैसे आपका बेसाल्टिक लावा, इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, ये तेज़ी से बहता है। जब कोई चीज़ तेज़ी से बहेगी तो वो ज़्यादा दूर तक जा पाएगी, और जब ज़्यादा दूर तक जा पाएगी तो ज़्यादा दूर तक जाने के बाद जब ठंडी होगी और सॉलिड होगी तो वो एक शील्ड का निर्माण करेगी, इसलिए इसे शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। अब शील्ड वोल्केनो कहाँ पाए जाते हैं? देखो सबसे फेमस एग्जाम्पल है हवाईयन वोल्केनोस, है ना। ये आपका नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, इसके नीचे है साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना, और यहाँ पर है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट के अंदर ही आपका यहाँ पर हवाईयन वोल्केनोस है जो कि शील्ड वोल्केनोस है। अब शील्ड वोल्केनोस की और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो शील्ड वोल्केनोस एक्सप्लोजिव नहीं होते। क्या कहा मैंने? शील्ड वोल्केनोस एक्सप्लोजिव नहीं होते, धमाका नहीं करते, लेकिन अगर इनके अंदर पानी कहीं से चला जाए तो ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। क्यों? हर एक क्यों का आंसर जानोगे तब मजा आएगा। देखो पानी अगर अंदर गया तो उस लावा से मिलकर वो बनेगा भाप। भाप अपने आप में एक गैस है, और जहाँ भाप बन गई, रास्ता जाने का पतला सा है और भाप बहुत ज़्यादा है तो एक्सप्लोजिव तो हो गए ना, है ना। तो इसलिए वो एक्सप्लोजिव हो जाता है। बाकी वैसे सामान्य तौर पर शील्ड वोल्केनोस एक्सप्लोजिव नहीं होते, ठीक है। ये होगी बात शील्ड वोल्केनोस की। दूसरा मैंने आपको बताया था लावा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिडिक लावा, दूसरा होता है बेसिक लावा। एसिडिक लावा का सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर सिलिका होता है। सिलिका क्या होता है? इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, यानी ये धीरे धीरे बहता है। कंपोजाइट वोल्केनो क्या होता है? कंपोजाइट वोल्केनो का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है टुगेदर, है ना। ये जो वोल्केनो है इसमें से एसिडिक लावा बाहर आता है। एसिडिक लावा की विस्कोसिटी हाई होती है, यानी ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाता है, यहीं पर बहता रहता है, ठंडा हो जाता है, फिर नया लावा आता है, फिर वो इसके ऊपर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही लेयर्स ऑफ द लेयर्स बनती जाती है, यानी ये सारी लेयर साथ मिल रही है ना, इनका कंपोजिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपोजाइट वोल्केनो।
हाँ, ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है। ओके, बस आगे बात समझ में? ठीक है साहब, चलिए आगे देखते हैं। कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है? कैल्डेरा जो है वो दुनिया का सबसे मोस्ट टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव वोल्केनोस है। क्या समझे? दुनिया का सबसे एक्सप्लोजिव वोल्केनो सिंपल सी भाषा में कौन सा है? कैल्डेरा, है ना? क्यों? क्योंकि इसको मैग्मा की सप्लाई काफ़ी पास से होती है, काफ़ी पास से होती है, इसलिए एक्सप्लोजिव होता है। ऐसा क्यों भाई? देखो, अगर कोई पाइप है ना, उसमें मेरे को पानी चलाना है, तो पानी की स्पीड, ये मान लो यहाँ तक मेरी पाइप है ना, ये मेरा है नल, यहाँ से मैंने पानी चलाया, तो पानी की स्पीड यहाँ ज़्यादा होगी या यहाँ ज़्यादा होगी? बताओ। यहाँ ज़्यादा होगी ना, सिंपल सी बात है। यानी मैग्मा का आपका इसका जो सप्लाई है वो इसको बहुत पास से मिल रही है, यानी मैग्मा बहुत तेज़ी से बाहर आएगा, और जब बहुत तेज़ी से बाहर आएगा तो बहुत हाईली एक्सप्लोजिव होगा। और ये जो कैल्डेरा है ये खुद में ही बैठ जाते हैं, इतना धमाका होता है कि मान लो ये जो है ये वोल्केनो है, तो इतना धमाका होता है कि इसकी जो दीवारें हैं वो ढह जाती है और नया वोल्केनो बन जाता है। मतलब इसका माउस जो है वो ऊपर से नीचे आ गया, नीचे बैठ जाता है। सबसे एक्सप्लोजिव वोल्केनो होता है कैल्डेरा। समझ गए क्या? अगर समझ गए तो आगे चलते हैं। अब इस वीडियो का उद्देश्य है कि जब आप एनसीईआरटी खुद से रीड करेंगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी और गहराई आपकी अंडरस्टैंडिंग में आएगी। ठीक है, चलिए। वरना आप सीधे से एनसीईआरटी पर आ जाएंगे तो आपको शायद कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना? ये बिगिनर्स के लिए हैं क्लासेस, पता है ना आपको। चलिए, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, और जो रिवीजन क्लासेस होंगी वो मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा, है ना, ताकि उनमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन के लिए तो शॉर्ट टाइम हो जाती है चीज़ें। चलिए, शुरुआत में बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता होती है मुझे, है ना। चलिए, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्या होता है? फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, दिस वोल्केनो आउटपुट हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये कोई दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से दूर हो गई हैं, तो यहाँ पर जो लावा था अंदर वो बाहर निकल कर आ जाता है और ये बहुत दूर तक बहता रहता है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर वोल्केनो का निर्माण होता है। क्यों है? क्योंकि भाई पूरी लेयर है ना ये तो, और लेयर का कोई एंड थोड़ी होगा। अगर यहाँ से पूरी लेयर्स दूर हो रही हैं तो ये बहुत बड़े पैमाने पर दूर दूर होंगी, और वहाँ पूरे में से लावा निकलेगा, तो बहुत बड़ा मुंह हो जाता है इसका, इसलिए बहुत बड़ा और लंबा होता है वोल्केनो। सिंपल? अगर सिंपल है तो चलो, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है वोल्केनो के टाइप्स। एक और चीज़ रह गई कि जो आपका महाराष्ट्र का प्लेट्यू है, महाराष्ट्र का जो आपका प्लेट्यू है ना इंडिया में, वो बना है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस से। ठीक है, चलिए उसके बाद, अच्छा एक टाइप और बच गया क्या? कोई बात नहीं। मिड ओशनिक रिज वोल्केनोस। मिड ओशनिक रिज वोल्केनोस क्या होता है भाई? देखो, समुद्र के अंदर कोई प्लेटें दूर जा रही है ना, ओशनिक प्लेटें दूर जा रही है, या फिर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेटें दूर जा रही है ना, तो उनके बीच में से जो अंदर लावा है, देखो लावा तो हमेशा बाहर आने के लिए आतुर हो रहा है, उसको तो बाहर निकलना है ना, एनर्जी हमेशा रिलीज होने के लिए बेताब होती है, तो लावा निकलेगा यहाँ से। और ऊपर क्या है आपका? ओशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पानी है, तो लावा निकला बाहर और पानी से हो गया ठंडा और हो गया सॉलिड। ऐसे ही फिर यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलता रहता है, निकलता रहता है, और अंदर एक ऐसा माउंटेन बन जाता है ना, और जो माउंटेन का मुंह होगा ऐसा कुछ, तो बिल्कुल ये वोल्केनो बन गया ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ये मिड ओशनिक रीज का मतलब है कि समुद्र के अंदर बना हुआ वोल्केनो, बस सिंपल। और ये जो वोल्केनोज हैं ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। देखो कितना रेंज दिया है, 70,000 किलोमीटर। क्यों इतना लंबा? क्यों? हाँ, मिड ओशनिक रीज जो है इतना लंबा क्यों होगा? देखो, आपका प्लेटें समुद्र के अंदर दूर हो रही है, तो कोई प्लेटें ऐसे तो नहीं है कि छोटी छोटी प्लेटें हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी, पृथ्वी कितनी विशाल है, तो इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, वो जब दूर हो रही हैं, यानी पहाड़ यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, पूरा रेंज में पहाड़ बनता जा रहा है, और उन पहाड़ों से लावा बाहर निकलता जा रहा है, यानी आपका पूरी वोल्केनोज की एक रेंज बन जाती है। सिंपल सी बात है। चलो, अगर सिंपल सी बात है तो आगे बढ़ते हैं। वोल्केनो के लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? अब वोल्केनो जब बाहर लावा मैग्मा जब बाहर निकला और लावा कहलाया,
मैग्मा जब बाहर निकला तो उसके लिए कोई पाइप नहीं है बाहर आने के लिए कि मैग्मा यहीं से आएगा, इधर उधर से नहीं आ सकता, वो तो कहीं से भी आ सकता है ना। अब उसको रास्ता मिला यहाँ से, यानी वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा। ठीक है, बिल्कुल आ गया। लेकिन बीच में भी ऐसा कोई नहीं है ना कि पैक है इधर उधर, बिल्कुल पाइप है यहीं से जाएगा। मैग्मा साइड में भी तो जा सकता है। तो जब मैग्मा इधर उधर फैल जाता है ना, अपने रास्ते से इधर उधर भटक जाता है और जाकर ठंडा हो जाता है, तो कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, वही हैं वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स, है ना। कौन कौन से वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं? सबसे पहला होता है आपके पास बेथोलिथ। लोग इनमें बहुत घुमे हुए रहते हैं। बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको दो सिंपल स्ट्रक्चर बता देता हूं, सिल्स और डाइक्स। ये लावा बाहर आ रहा है इधर से, इसको थोड़ा सा एस्केप मिला, ये इसकी इस तरफ आ गया, है ना, और यहाँ आकर ठंडा हो गया। तो ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर कैसा है? फ्लैट है ना। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर में लावा ठंडा हुआ, इसको बोलेंगे सिल। ये जो स्ट्रक्चर बना ये सिल है ना, नाम है भाई। अब सिल क्यों बोलेंगे ये मैं कैसे बताऊँ यार, नाम है ना, जिसने भी दिया होगा दे दिया। अब मान लो ये लावा और ऊपर गया, है ना, और जाकर ठंडा हुआ। लेकिन इस तरफ लावा जब गया ना, तो ऐसा कुछ गैप था इधर, तो इसमें लावा आ गया, यहाँ तक गया, तो यहाँ ठंडा हो गया। ये जो पूरी दीवार है खड़ी, ये डाइक कहलाएगी। क्या समझे? ये समझे कि जो सिल है वो फ्लैट होती है, डाइक फ्लैट होती है लेकिन खड़ी होती है। सिल, डाइक, समझ गए इतना? चलो, इतना क्लियर है तो बाकी आप रीड कर लेना खुद से, है कि नहीं।